Welcome back, guys. So, we are continuing our chapter number 5, the Ailing Planet, the Green Movement's Rule. So, as I've told you in the earlier class, we discussed about some of the things that are happening throughout the world that is really affecting our planet. So, it's really very hard for us to cope up with the situation. We studied about the sustainable development and we saw the efforts made by some of the countries or some people at the international level to save the planet. Like we studied, discussed about the Lusaka, Zambia, a zoo, how they have just kept a cage empty, and in that they have put a mirror which tells the most dangerous animal lives here. So the most dangerous animal is the humans only. And then we studied about the different aspects by which we can save the planet Earth, and how the activities we are performing, they are damaging the planet. So now we'll continue. So we saw that at one place it was written the powerhouse of evolution. The forests, they are known as the powerhouse of evolution. Okay, and we also read this particular thing. The what goes inside the port cost more than what goes अंडर इट, समथिंग ऐसा हमने देखा था कुछ, कि जो पोर्ट के अंदर जाता है उसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा नहीं होता है जो कि जलाने के लिए, यानी कि उसको पकाने के लिए जितना हमें खर्चा करना पड़ता है वो बहुत ज़्यादा होता है. बहुत जगहों पे ऐसी सिचुएशन भी है. नाउ इट हैज़ बीन वेल सेड दैट फॉरेस्ट प्रीसीड मैनकाइंड. Deserts follow. The world's ancient patrimony of tropical forests is now eroding at the rate of 40 to 50 million acres a year. तो देखिए, जो फॉरेस्ट जो है ये मैनकाइंड को आगे ले जाने के लिए एक बेस है. समझिए कि फॉरेस्ट हैं, वहीं से हमारी जो मैनकाइंड उसकी शुरुआत हुई थी. क्योंकि आपको पता है कि हम लोग जब अर्ली एजेस के अंदर थे तो उस समय हमने जो भी अपनी ज़रूरतें थी वो फॉरेस्ट से लेकर ही पूरी करते थे हम लोग. और आज भी देखें तो वी आर डिपेंडेंट ऑन द फॉरेस्ट ऑल्सो फॉर मैनी थिंग्स. तो फॉरेस्ट जो है, अगर हम बात करें अब की, तो लगभग 40 टू 50 मिलियन एकड़ ईयर, एक साल में 40 से 50 मिलियन एकड़ जो फॉरेस्ट है इतना खराब हो रहा है, इतना हम लोग बर्बाद कर रहे हैं. एंड द ग्रोइंग यूज ऑफ डंग फॉर बर्निंग डिप्राइव्स द सॉइल ऑफ एन इंपॉर्टेंट नेचुरल फर्टिलाइजर. अब हम लोग डंग का यूज करते हैं किस लिए? बर्निंग के लिए. डंग मतलब काउ डंग का जो उपयोग किया जाता है, गोबर के उपले बना के यूज करते हैं हम लोग उसको जलाने के लिए. अदरवाइज क्या होता है, ये डंग जो है ये मिट्टी में मिलकर एक फर्टिलाइजर का काम करता है. लेकिन अब अगर हम इसको जलाएंगे तो ऑब्वियसली ये फर्टिलाइजर जो है ये पृथ्वी को नहीं मिल पाएगा, धरती को नहीं मिल पाएगा. तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो उतनी नहीं मिल पाएगी उसको जितनी होनी चाहिए. द वर्ल्ड बैंक एस्टिमेट्स दैट अ 5-fold इंक्रीज इन द रेट ऑफ फॉरेस्ट प्लांटिंग इज नीडेड टू कोप अप विद द एक्सपेक्टेड फ्यूल वुड डिमांड इन द ईयर 2000. तो यहां पर वर्ल्ड बैंक की अगर बात की जाए तो वर्ल्ड बैंक के अनुसार जो प्लांटिंग जो है, प्लांटिंग का रेट हमें 5 गुना बढ़ाना पड़ेगा. कितना? 5 गुना बढ़ाना पड़ेगा, तब कहीं जाके हम फ्यूल वुड जो आपको चाहिए उस सिचुएशन से हम कोप अप कर सकते हैं. यानी कि हमें फ्यूल वुड जलाने के लिए, सिर्फ भारत की बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं, ऑल ओवर द कंट्री, ऑल ओवर द वर्ल्ड, सॉरी, बहुत सारी ऐसी जगह हैं, पुअर कंट्रीज़ हैं, पुअर प्लेसेस हैं, जहाँ पर लोग जो हैं वो एलपीजी जो हम लोग कुकिंग गैसेस का यूज़ करते हैं ये नहीं कर पाते हैं, और दे आर डिपेंडेंट ऑन द फायरवुड, यानी कि लकड़ी पे डिपेंडेंट है वो लोग. और लकड़ी कहाँ से मिलती है? जंगल से मिलती है. तो हमें अगर ये ज़रूरत अपनी पूरी करनी है लकड़ी की, जलाने वाली लकड़ी की, तो उसके लिए हमें 5 गुना ज़्यादा तेज़ी से प्लांटेशन करना होगा, फिर कहीं जाके हम उसको पहुँच सकते हैं. James Webb, the president of the World Resources Institute, said the other day we were saying that we are losing the forest at an acre a second, but it is much closer to an acre and a half to a second. अब जेम्स वेब जो है वो प्रेसिडेंट है वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट के. उनके अकॉर्डिंग कि हम लोग पहले, उन्होंने एक एस्टिमेट दिया था कि हम लोग 1 एकड़, वी आर लूजिंग अ फॉरेस्ट एट एन एकड़ अ सेकेंड, यानी कि 1 एकड़ फॉरेस्ट हम 1 सेकेंड में लूज कर रहे हैं. लेकिन अब ये रेट जो है ये लगभग 1.5 एकड़ हो चुका है 1 सेकेंड में.
यानी कि उसका 1.5 गुना हो चुका है। यानी कि पहले ये कैलकुलेशन था, अभी 1 सेकंड के अंदर 1 एकड़ हम लोग फॉरेस्ट रिड्यूस होता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है, डिस्ट्रॉय होता जा रहा है, लेकिन अभी ये मात्रा, ये जो रेट है बढ़कर 1.5 पे हो गया, यानी कि 1 सेकंड के अंदर 1.5 एकड़ फॉरेस्ट खत्म होता जा रहा है। Article 48A of the Constitution of India provides that the state shall endeavor to protect and improve the environment and to safeguard the forest and wildlife to the country. But what causes endless anguish is the fact that laws are never respected nor enforced in India. अब ये बहुत ही अच्छी बात लिखी गई है यहाँ पर। आर्टिकल 48A के अकॉर्डिंग, जो भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो संविधान है, उसके अकॉर्डिंग कि फॉरेस्ट को बचाना, प्रोटेक्ट करना, एनवायरनमेंट को बचाना, प्रोटेक्ट करना, वाइल्ड लाइफ को बचाना, प्रोटेक्ट करना, ये हमारी जिम्मेदारी, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये दिया गया है कि ये सब हमें बचाना है। लेकिन भारत के साथ दुर्भाग्यपूर्ण बात ये है कि हमारे यहाँ पर लॉज जो हैं वो बनती जरूर हैं, लेकिन ना ही उनको कोई रिस्पेक्ट करता है, ना ही उनको लागू किया जाता है प्रॉपरली, ना ही उनको लोग मानते हैं। जैसे कि अभी मास्क की बात करें, आप देखिए कहा जाता है कि मास्क इज़ वेरी कंपलसरी, इतना दंड लगाया जाएगा। कुछ लोगों को तो अभी कुछ स्टेट्स के अंदर तो ऐसा भी कर दिया गया है कि कोविड सेंटर के अंदर कुछ समय के लिए आपको वहाँ पर हेल्प भी करनी पड़ेगी, सेवा भी करनी पड़ेगी अगर आप मास्क नहीं लगाते। बट स्टिल व्हेन यू गोइंग आउटसाइड यू कैन सी हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ पीपल रोमिंग अराउंड विदाउट द मास्क। सो व्हाट दे वांट टू टेल यू कि भाई दे आर वेरी स्ट्रांग, देयर इम्यूनिटी इज बेटर देन योर्स। हाँ, ओके, लेट्स सी क्या होता है आगे। तो ये सिचुएशन भारत में है कि भाई हम कानून बना देते हैं लेकिन उनको इन्फोर्स भी नहीं कर पाते हैं प्रॉपर्ली, है कि ना ही हम लोग कर पाते हैं और ना ही हम मानते हैं, दोनों ही चीज़ें हैं। फॉर इंस्टांस द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट कास्टिज्म, अनटचेबिलिटी एंड बॉन्डेड लेबर शैल बी अबॉलिश्ड बट दे फ्लरिश शेमलेसली इवन आफ्टर 40 ईयर्स ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब जैसे उदाहरण के तौर पे इन्होंने ये एक लाइन ऐड की है कि भारत की कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी लिखा गया है कि भारत के अंदर से लेबर जो है, बंधुआ मजदूरी बोलते हैं ना, जिसको भी कॉन्ट्रैक्ट करके आप भी इतने समय मेरे पास लेबर करना है तुमको, अनटचेबिलिटी, कास्टिज्म, ये चीज़ें खत्म की गई हैं हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार कि ये सब चीज़ें हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा गया है कि भारत में प्रिविलेंट नहीं है, इनको हटाया गया है। लेकिन फिर भी आज भी ऐसा हो रहा है। आई मीन कल पता नहीं परसों का ही मैंने न्यूज़ सुना था कि वन ऑफ द चाइल्ड फ्रॉम अ नियर बाय, अभी हमारे सिटी की बात ही कर रहा हूँ, टॉकिंग अबाउट आदिपुर ओनली, कि नियर बाय एक टी स्टॉल से एक बच्चे को छुड़ाया गया बिकॉज ही वॉज वर्किंग देयर। अब ये तो एक केस सामने आया। अब जितनी चाय की दुकानें पे जाओगे, जितने होटल्स में जाओगे, वहाँ पे आपको छोटे बच्चे ही काम करते दिखाई देंगे। तो एक बच्चे को छुड़ाया, बताइए, तो यानी कि एनफोर्स हो रही है लॉ? बिल्कुल नहीं। अ रिसेंट रिपोर्ट ऑफ आवर पार्लियामेंट्स एस्टिमेट्स कमिटी हैज हाईलाइटेड द नियर कैटास्ट्रोफिक डिप्लीशन ऑफ इंडियाज फॉरेस्ट ओवर द लास्ट 4 decades. India, according to reliable data, is losing its forest at the rate of 3.7 million acres a year. Large areas officially designated as forest land are already virtual treeless. The actual loss of forest is estimated to be about 8 times the rate indicated by the government statistics. अब और चीज़ें बताई गई है। हमारी जो पार्लियामेंट्स एस्टिमेट्स कमेटी जो है, एस्टिमेशन कमेटी जो है, वो बता रही है कि भारत के अंदर जो ये डिप्लीशन हो रहा है फॉरेस्ट का, डिप्लीशन यानी कि जो खत्म होता जा रहा है फॉरेस्ट, तो लास्ट 4 decades की बात की जाए, 4 दशकों की बात की जाए, तो डाटा के अकॉर्डिंग कहा गया है कि 3.7 मिलियन एकड़ ईयर, एक साल के अंदर 3.7 मिलियन एकड़ जो है वो खत्म हो रहा है भारत के अंदर। लेकिन एक्चुअल में ये जो डाटा दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, ये डेटा जो है इट मे बी 8 times द रेट इंडिकेटेड बाय द, यानी कि गवर्नमेंट ने 3.7 एकर्स बताया है, मिलियन एकर्स बताया, लेकिन ये इसका 8 गुना हो सकता है। समझिए 8 चौके 32, लगभग 30 मिलियन एकड़ अ ईयर, इतना हो सकता है। और बहुत सारे हमारे जो फॉरेस्ट हैं जो कि गवर्नमेंट ने ऑफिशियली इसको फॉरेस्ट घोषित किया हुआ, वो जगहों पे भी पेड़ों की जो संख्या है वो काफ़ी कम हो गई है, बहुत सारा फॉरेस्ट जो ट्रीलेस हो गया है। तो ये चीज़ें हमको बताती हैं कि फॉरेस्ट को बचाने की हमारे पास कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वजह है और कितना हमारे लिए वो ज़रूरी है, और कैसे हम उसको बचाएं, ये भी हमारे लिए बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट एक सवाल है। A 3-year study using satellites and aerial photography conducted by the UN warns that the environment has deteriorated so badly that it is critical in many of the 88 countries investigate. अब लगभग 3 साल तक एक स्टडी की गई थी यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। यूनाइटेड नेशंस जो है, जो पूरे विश्व पे नज़र रखे हुए, हर एक मुद्दे के ऊपर उनका नज़र रहती है यूनाइटेड नेशंस की। तो सैटेलाइट्स के द्वारा और वायु मार्ग से, हवा मार्ग से जो फोटोग्राफी और जो इसकी जो तफ्तीश की गई है, तो उसके हिसाब से यूनाइटेड नेशंस ने वार्न किया है कि हमारा जो एनवायरनमेंट लेवल है वो इतना ज़्यादा बर्बाद हो चुका है, इतना बर्बाद हो चुका है लगभग 88 कंट्रीज़ के अंदर,
88 कंट्रीज जो हैं उनके अंदर तो बहुत ही क्रिटिकल, मतलब बहुत ही सीरियस लेवल तक एनवायरनमेंट को डैमेज किया जा चुका है। There can be no doubt that the growth of world population is one of the strongest factor distorting the future of human society. It took mankind more than 1 million years to reach the first billion. अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो बताएगा, हमने ये तो देख लिया अभी क्या क्या एनवायरनमेंट को होता जा रहा है, हमने ये भी देख लिया पेड़ कटने की रेट क्या है अलग अलग देशों के अंदर, अलग अलग लोगों ने रिपोर्ट्स दी हैं कि क्या क्या है। भारतीय गवर्नमेंट ने बताया 3.7 मिलियन एकड़ से ईयर जा रहा है, लेकिन एक्चुअल में इसका 8 गुना है। तो यानी कि अलग अलग तरीके से डाटा तो हमको मिल गया है, लेकिन इसका रीज़न क्या है भाई? तो सबसे पहला ये रीज़न यहाँ पर जो लिखा गया है वो ये बताया इन्होंने कि पॉपुलेशन ग्रोथ, वर्ल्ड पॉपुलेशन की बात की जा रही है, यानी कि दुनिया के अंदर पॉपुलेशन बढ़ गई है जो जिस कारण से पेड़ों को काटा जा रहा है। तो इसमें इन्होंने बहुत ही अच्छा ये डेटा हमारे सामने रखा है कि 1 मिलियन तक जो हमारी जो संख्या थी पृथ्वी के ऊपर लोगों की, पब्लिक की, वो 1 मिलियन होने में लगभग इट टुक मैनकाइंड मोर देन 1 मिलियन ईयर्स, 1 बिलियन होने में 1 मिलियन साल लगे थे। ठीक है, यानी कि मिलियन ईयर्स के अंदर हम 1 बिलियन की पॉपुलेशन पे पहुंचे थे। दैट वाज द वर्ल्ड पॉपुलेशन अराउंड द ईयर 1800। अब यहाँ पर डेटा में बताया गया कि 1800 की बात की जाए, अगर हम बात करें ईयर 1800 की, बाय द ईयर 1900 अ सेकेंड बिलियन वॉज एडेड। देखिए यहाँ पर कितना फर्क आ गया कि पहले बिलियन में तो लगभग मिलियंस ऑफ ईयर्स लग गए, मिलियन ईयर्स लगे, लेकिन दूसरा 1 बिलियन ऐड होने में सिर्फ 100 साल लगे थे। एंड द 20th सेंचुरी हैज एडेड मोर देन 3.7 बिलियन। ठीक है, अब देखिए पॉपुलेशन रेट जो है, ग्रोथ का रेट कितना बढ़ता जा रहा है। 20th सेंचुरी यानी कि जो 1900 से लेके 2000 की बात की जाए, 1900 से लेके 2000 के बीच में इन 100 सालों में 3.7 बिलियन पब्लिक जो है, पॉपुलेशन जो है बढ़ी है हमारी। यानी कि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कहाँ जा रहा है? देखिए ये 1800 से 19 तक सिर्फ 1 मिलियन बढ़ा था, अब 1900 से 2000 तक 3.7 मिलियन, लगभग 4 गुना बढ़ गया। द प्रेजेंट वर्ल्ड पॉपुलेशन इज एस्टिमेटेड एट 5.7 बिलियन। पब्लिक पॉपुलेशन अगर वर्ल्ड की बात की जाए तो वो है 5.7 बिलियन। एवरी 4 days द वर्ल्ड पॉपुलेशन इंक्रीजेज बाय 1 मिलियन। ओ माय गॉड, हर 4 दिनों के अंदर वैश्विक जो पॉपुलेशन है विश्व के अंदर वो 1 मिलियन बढ़ जाती है। कितने दिन में? सिर्फ 4 दिन के अंदर। और मेरे ख्याल से इसमें भारत का बहुत बड़ा हाथ होगा ऑब्वियसली, क्योंकि वी आर द सेकेंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। ऑल्दो चाइना है हमारे से आगे, लेकिन वी आर ग्रोइंग एट अ वेरी फास्ट रेट, बहुत तेज़ी से हम भी आगे बढ़ रहे हैं इस दिशा में। और आई डोंट नो व्हेन विल बी लिविंग चाइना बिहाइंड। सो ये एक बहुत ही बड़ा एक हमारे सामने चैलेंज है कि वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है उसको किस प्रकार से कंट्रोल में लाया जाए, और खासकर भारत के सामने ये एक टास्क है। फर्टिलिटी फॉल्स एज इनकम्स राइज, एजुकेशन स्प्रेड्स एंड हेल्थ इंप्रूव्स, thus development is the best contraceptive, but development itself may not be possible if the present increase in numbers continues। अब कहा जा रहा है कि फर्टिलिटी फॉल्स एज इनकम राइजेस, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी तो फर्टिलिटी, उपजाऊपन कम होता जाएगा। ठीक है, इनकम राइज जरूरी है, दूसरा एजुकेशन, तीसरा हेल्थ इंप्रूवमेंट्स। तो ये सब चीज़ें होंगी तो ऑब्वियसली फर्टिलिटी यानी कि जो ग्रोथ है पॉपुलेशन का वो कम होगा। लेकिन यानी कि यहाँ पर इन्होंने जो हमारे सामने जो मुद्दा रखा है उसका सोल्यूशन भी दिया है कि डेवलपमेंट इज द ओनली थिंग, कि अगर डेवलपमेंट होगा तो सब चीज़ें कंट्रोल में आ जाएंगी। लेकिन डेवलपमेंट प्रेजेंट टाइम में देखें कि अगर पॉपुलेशन इसी तरीके से बढ़ती रही तो डेवलपमेंट कैसे होगा? हाँ, एक बार पॉपुलेशन में थोड़ी गिरावट आए फिर डेवलपमेंट हो सकता है, और डेवलपमेंट के बाद में भी ये एकदम स्टीडी रेट पे जाएगा, यानी कि एकदम लेवल में आ जाएगा। लेकिन पॉपुलेशन बढ़ती जा रही, सरकार थोड़ा काम करती है पॉपुलेशन के लिए, लेकिन पॉपुलेशन उससे ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, फिर सरकार थोड़ा और काम करती है पब्लिक के लिए यानी कि डेवलपमेंट के लिए, तो पॉपुलेशन और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इवन भारत की पॉपुलेशन की बात करें तो लगभग 1951 की बात करें अराउंड, हम तब हमारी गिनती काफ़ी कम थी, लेकिन सडनली इतना ग्रोथ हुआ है कि हम लोग मतलब डबल ट्रिपल हो चुके हैं। लगभग 135-36 करोड़ के करीब हमारी पॉपुलेशन है, जो कि 1951 में लगभग 28 करोड़ के आजू बाजू थी। इट वॉज लेस देन 30 करोड़। तो लगभग समझिए कि आप 70 ईयर्स के अंदर अंदर हमारी पॉपुलेशन कितनी हो गई है? 3 गुना नहीं 4 गुना हो गई है। द रिच गेट रिचर एंड द पुअर beget children which condemns them to remain poor. More children does not mean more workers, merely more people without work. It is not suggested that human beings be treated like cattle and compulsorily sterilized, but there is no alternative to voluntary family planning without introducing an element of
कोर्शन। द चॉइस इज रियली बिटवीन कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन एंड परपेचुएशन ऑफ पॉवर्टी। अब रिच जो है, अब देखिए जैसा समाज हमारा गठित हो रहा है, जैसी हमारी समाज की जो संरचना है, उसके हिसाब से देखा जाए कि अभी क्या चल रहा है हमारे समाज में, कि जो रिच लोग हैं वो और ज़्यादा रिच होते जा रहे हैं। अब अडानी अंबानी जो है, ये तो भाई ये लॉकडाउन के दौर में ये कोविड की सिचुएशन है, मेरे ख्याल से अच्छे अच्छे लोग, इवन आप लोगों ने देखा सम ऑफ द वेरी सेलिब्रिटीज़ की बात की जाए जो पॉपुलर हैं, इवन एक्टर्स वगैरह एक्ट्रेसेस वगैरह जो हैं, इवन टीवी सीरियल्स में जो बहुत सारे लोग आते हैं, वो लोग मतलब टूट चुके हैं बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशन की फाइनेंशियली बहुत डिस्टर्ब हो गए। लेकिन इसी कोविड सिचुएशन के अंदर हमने देखा कि अंबानी जैसे लोग हैं, ये वर्ल्ड के रिचेस्ट लोगों में की रेस में आगे बढ़ते जा रहे हैं। आई थिंक 3rd और 5th ये बंदा पहुंच गया है, मिस्टर अंबानी की बात की जाए तो ये आगे बढ़ते जा रहे हैं। रिच आर गेटिंग मोर रिचर, अमीर अमीर होते जा रहे हैं, और गरीब लोग जो हैं वो और गरीब होते जा रहे हैं। तो हमारी सोच इसके लिए बदलनी होगी। जैसे कि गरीब लोगों की बात की जाए, जो ये इनकी बात की जाए, तो ये लोग क्या सोचते हैं, मोर चिल्ड्रन मतलब मोर वर्कर्स मतलब मोर इनकम। ठीक है, अब एक व्यक्ति के 4 बच्चे हैं, वो चारों भीख मांगने जाएं या होटल में काम करें छोटी मोटी जगह पर, तो 4 बच्चे अगर 100 रुपये भी बचपन में 5-7 साल की 8 साल 10 साल की उम्र में कमा के लाते हैं, तो उनकी इनकम 400 रुपये हो गई, वो ये सोचते हैं। लेकिन ऐसा नहीं, दिस इज़ अ वेरी फेक रॉन्ग थिंकिंग। इसका मतलब ज़्यादा लोगों का मतलब ज़्यादा बच्चों का मतलब ज़्यादा वर्कर्स नहीं, ज़्यादा बच्चों का मतलब ज़्यादा लोग बिना वर्क के, यानी कि मोर पीपल विदाउट वर्क, ज़्यादा लोग बिना काम के। तो इंसान जो है, मतलब ह्यूमंस को खुद ब खुद एक वॉलेंटरी फैमिली प्लानिंग की तरफ हमें कदम उठाना चाहिए। कि जैसे मोस्टली देखिए आप, एजुकेशन इस दिशा में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाती है कि फैमिली प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। कि अगर हम 2 बच्चे हमारे हैं और उनको अच्छे से हम एक अच्छी परवरिश दे पाएँ, तो दैट इज़ आवर मोटिव। कि वे ऐसा होना चाहिए कि 2 बच्चे हैं तो उनको हम अच्छे से पढ़ाएं, अच्छे से सब कुछ उनको दें, मुहैया करवाएं, अच्छी एजुकेशन दें, अच्छा उनका एक भविष्य बनाएं। तो अच्छे भविष्य उनका बनेगा तो देश का भविष्य भी सुधरेगा, एक गुड ह्यूमन बींग्स बनेंगे वो लोग। लेकिन हम 10 बच्चे हैं एंड वी आर थिंकिंग दैट दे आर द अर्निंग हैंड, तो आई डोंट थिंक कि हम बच्चों को कुछ दे पा रहे हैं। इवन वो बच्चे जो हैं वो एक रॉन्ग पाथ पे जाएंगे, क्योंकि उनको ना प्रॉपर एजुकेशन मिल पाएगी, ना उनको प्रॉपर न्यूट्रिशनल फूड मिल पाएगा, ऐसी चीज़ें। तो इस तरीके से ये चॉइस जो है ये अब हमारे पास है कि हम पॉपुलेशन को कंट्रोल करें या फिर पॉवर्टी को लेकर रखें अपने साथ, या तो फिर गरीबी में जिए हमेशा के लिए, या फिर पॉपुलेशन को कंट्रोल करिए। क्योंकि देखिए ये मजदूर लोग या जो बहुत ही पुअर लोग हैं, अगर हम देखें तो वो लोग भी अगर पॉपुलेशन कंट्रोल में आए करें तो दे आर नॉट अर्निंग लेस। एक कॉमन मजदूर की बात की जाए तो आप देखिए, एक मजदूर को लेने जाइए आप, 400 से 500 रुपये आपसे मांगेगा एक दिन में, एंड हस्बैंड वाइफ बोथ आर वर्किंग, तो दोनों का अगर मिला के 800 रुपीज़ पर डे वो लोग कमा रहे हैं। 800 कमाने के बाद मंथली अगर 24,000 होता है, आप काउंट करके देखें तो 24,000, आप मानिए कि 24 भी नहीं, अगर 20,000 भी वो कमाते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द डेज दे आर वर्किंग, यानी कि महीने में कम से कम 25 दिन 22-25 दिन तो उनको काम मिलता ही है। ठीक है, तो ऐसे में अगर वो लोग 20,000 रुपये महीना कमा रहे हैं तो दे आर अर्निंग मोर देन मोस्ट ऑफ द पीपल। ठीक है, लेकिन अब बच्चे 10-15 हैं भी, 5-7 बच्चे हैं, तो भाई खर्चा वहाँ बढ़ जाएगा, कोई बीमार हो गया, कोई कुछ हो गया, कोई कुछ हो गया ऐसा, फिर ये लोग कुछ गलत चीज़ों में भी खर्चा कर देते हैं, शराब पीना है या तंबाकू बीड़ी, इन चीज़ों में भी बहुत खर्चा करते हैं लोग। तो वो चीज़ें अगर कंट्रोल में की जाएँ और उनके पास 2 ही बच्चे हों, तो ऑब्वियसली दे कैन सेंड देम टू स्कूल्स, इवन गुड स्कूल्स ऑल्सो, अच्छे स्कूलों में भेज सकते हैं वो, और धीरे धीरे उनके घर की परिस्थिति भी बदल जाएगी। ठीक है, तो ये चॉइस अब हमारे ऊपर है कि हमें पॉपुलेशन कंट्रोल करना है या फिर ये गरीबी में ही जीवन अपना व्यतीत करना है। The population of India is estimated to be 920 million today, more than the entire population of Africa and South America put together. No one familiar with the conditions in India would doubt that the hope of people would die in their hungry hutments unless population control is given topmost priority. अब भारत की पॉपुलेशन आज की बात की जाए तो इनके मुताबिक ये 920 मिलियन बता रखी है इन लोगों ने पॉपुलेशन। तो ये जो पॉपुलेशन है ये अफ्रीका और साउथ अमेरिका, ये 2 कॉन्टिनेंट्स को अगर साथ में पुट कर दिया, कॉन्टिनेंट की बात कर रहा हूँ, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट अफ्रीकन कंट्री, ये सिंगल कंट्री साउथ अफ्रीका, और ऐसा नहीं, हम पूरा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट और साउथ अमेरिका की बात कर रहे हैं। तो ये 2 कॉन्टिनेंट्स को मिलाकर सिर्फ भारत की पॉपुलेशन है, विच इज़ नॉट अ वेरी बिग कंट्री, इट इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री। तो हमारी पॉपुलेशन कितनी है ये तो हम यहाँ से समझ सकते हैं। इसके साथ साथ आगे अगर बात की जाए कि भाई अगर हमें अपनी परिस्थिति में सुधार करना है, अगर हमें भारत से गरीबी जैसी समस्याओं को हटाना है, अब देखिए ना, एग्जाम्पल अगर आपके सामने पेश किया जाए तो 1990 के अंदर, 1990 के अंदर जर्मनी आज़ाद हुआ था,
यू माइट हैव नो स्टडी अबाउट जर्मनी, द पार्टीशन ऑफ जर्मनी, ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी में इसको बांटा गया था। उसके बाद 1990 में इसको आज़ादी मिली है, यानी कि ये सोवियत यूनियन और अमेरिका के चंगुल से, ब्रिटेन और फ्रांस के चंगुल से 1990 में छूटा है, और 1990 में और आज 2020 चल रहा है, 30 साल के अंदर। आप गूगल पे सर्च करके देखिए, या आप जर्मनी के बारे में आप खुद भी काफ़ी कुछ जानते होंगे। हैव यू हर्ड ऑफ एनी टेररिस्ट अटैक इन जर्मनी? हैव यू हर्ड कि वहाँ पर कुछ समस्या चल रही है, वहाँ पे गृह युद्ध चल रहा है, कुछ इश्यूज हैं वहाँ पे चल रहा है, कुछ लग रहा है हमको? वी नेवर हियर अबाउट दैट थिंग, हमें कभी नहीं सुनने को। एंड इट इज़ वन ऑफ द डेवलप्ड कंट्री इन द वर्ल्ड। क्यों? पॉपुलेशन कम है। तो अगर हमें भी इसी दौर में इसी तरीके से आगे बढ़ना है, और हम लोगों को आज़ाद हुए लगभग कितने 47 में आज़ाद हुए, 73 साल के बाद भी हम उसी कश्ती में सवार हैं। आज वही करप्शन, वही पॉपुलेशन, वही पॉवर्टी, वही इलिटरेसी, वही अनएम्प्लॉयमेंट, यही समस्याओं से लड़ते हुए हम जूझते हुए बढ़ते जा रहे हैं। ऑल्दो देयर आर लॉट ऑफ चेंजेस आए हैं, लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा और कंट्रोल में ले लें पॉपुलेशन को, तो होपफुली ये जो सीन है इट मे बी मच बेटर। Now, for the first time in human history, we see a transcending concern, the survival not just of the people but of the planet. We have begun to take a holistic view of the very basic of our existence. The environmental problem does not necessarily signal our demise, it is a passport for the future. The emerging new world vision has ushered in the era of responsibility. It is a holistic view, an ecological view, seeing the world as an integrated whole rather than a dissociated collection of parts. अब ह्यूमन हिस्ट्री के अंदर पहली बार एक ऐसा मतलब नज़रिया देखने को मिला है जिसमें सर्वाइवल ऑफ अ पर्टिकुलर पीपल, यानी कि एक पर्टिकुलर ग्रुप के लिए, पर्टिकुलर कंट्री के लिए नहीं, बट सर्वाइवल ऑफ द प्लैनेट, कि पूरे प्लैनेट को हमको बचाना है। अब ये मुहिम छिड़ी हुई है। अब ये नहीं है कि हमें भारत को बचाना है या फिर हमें यूएस को बचाना है या यूके को बचाना है, बट वी हैव टू सेव द प्लैनेट। तो अब ये जो है ये एक मेन मुद्दा, एक बेस है, एक मेन ये हमारी ज़रूरत बन चुका है कि सेव द प्लैनेट। ठीक है, अब लोग इस नज़रिए से काम करते हैं, यानी कि हमें अपने कंट्री को नहीं बचाना है, हमें अगर रहना है, क्योंकि अगर एनवायरनमेंट डिस्ट्रॉय होगा तो उसका असर पूरी दुनिया में पड़ेगा। तो नो कंट्री इन द वर्ल्ड रिमेन अनइफेक्टेड बाय द चेंज इन द एनवायरनमेंट में बदलाव आएगा तो उसका असर पूरे प्लेनेट पे पड़ेगा, भले वो कोई भी कंट्री हो, भले वो कितना भी अच्छा कंट्री हो, उस पर भी असर पड़ेगा। तो ऐसे में लोगों का व्यू जो है वो बदला है टू सेव द प्लेनेट, यानी कि प्लेनेट की तरफ। तो इसका मतलब ये नहीं है कि प्रॉब्लम्स अभी एनवायरनमेंट में समस्याएं आ रही हैं तो दैट डजंट मीन कि भी सब कुछ खत्म ही हो जाएगा जल्दी, ठीक है। लेकिन हमें एक फ्यूचर के लिए एक पासपोर्ट मिला, यानी कि अगर हम थोड़ा इसको ध्यान रखें तो हमारा फ्यूचर में हम एक जा सकते हैं। जैसे पासपोर्ट दिखा अगर हम फॉरेन कंट्रीज़ में, विदेशों में सफ़र कर सकते हैं, वैसे ही अगर हम इसी पृथ्वी के ऊपर और समय तक रहना चाहते हैं, कमिंग जनरेशन्स को अगर हम यहाँ पे जो उनको ये देना चाहते हैं अगर ये पृथ्वी गिफ्ट के तौर पर, तो उसके लिए इसको बचाना हमारे लिए ज़रूरी है। तो यहाँ पर एक एरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर दर्शाया गया है कि ये एक युग है किस चीज़ का, रिस्पॉन्सिबिलिटी का। तो हमें कलेक्टिव व्यू में देखना है। अब पूरी वर्ल्ड को हमने इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, यूके, यूएस इस तरीके से नहीं बात की। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द वर्ल्ड एज एन इंटीग्रेटेड होल, यानी कि वर्ल्ड जो है वो पूरा एक है। हम ये नहीं देख रहे हैं कि हम भारत को बचाएं, बांग्लादेश को बचाएं, न्यूजीलैंड को बचाएं, हम बात कर रहे हैं द वर्ल्ड एज अ कलेक्टिव पार्ट, यानी कि पूरा कलेक्शन देख रहे हैं, पूरा पृथ्वी, पूरा वर्ल्ड जो प्लेनेट है उसकी बात कर रहे हैं। तो इस पूरे प्लेनेट को बचाना ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इंडस्ट्री हैज़ अ मोस्ट क्रूशियल रोल टू प्ले इन दिस न्यू एरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। व्हाट अ ट्रांसफॉर्मेशन वुड बी अफेक्टेड इफ मोर बिजनेसमैन शेयर द व्यू ऑफ द चेयरमैन ऑफ DuPont, Mr. Edgar S. Woolard, who 5 years ago declared himself to be the company's chief environmental officer. He said, "Our continued existence as a leading manufacturer requires that we excel in environmental performance." अब यहाँ पर बताया गया है कि इसके अंदर जो एक इंपॉर्टेंट एरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर जो इंपॉर्टेंट रोल है, मोस्ट क्रूशियल रोल बताया गया, वो इंडस्ट्री का बताया गया। तो यानी कि इंडस्ट्री का इसमें क्या रोल, इंडस्ट्री तो एक्चुअल में इसको इफेक्ट करती है, यानी इसको नुकसान पहुंचाती है, लेकिन यहाँ पर इंडस्ट्री का बहुत ही क्रूशियल रोल बताया गया है। तो यहाँ पर एक बिजनेसमैन की बात की गई, एक बिजनेसमैन का व्यू बताया गया जिनका नाम है चेयरमैन ऑफ DuPont। ये कोई कंपनी है जिसके चेयरमैन है मिस्टर एडगर एस वुलार्ड, जिन्होंने 5 साल पहले अपने आप को कंपनी का चीफ एनवायरमेंटल ऑफिसर घोषित किया। 5 साल पहले वो क्या बने हैं, लगभग चीफ एनवायरमेंटल ऑफिसर ऑफ द कंपनी। उन्होंने कहा है
continued existence as a leading manufacturer requires that we excel in environmental performance। अब ये जो कंपनी है क्या बनाती है, जो भी बनाती है वो सब चीज़ें ये बोल रही है कि हमें लीडिंग मैन्युफैक्चरर बने बने रहने के लिए, अगर हमारी कंपनी को लीडिंग मैन्युफैक्चरर यानी कि सबसे ज़्यादा चीज़ें प्रोड्यूस करने वाली कंपनी बने रहना है, तो इसके लिए हमें एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस की तरफ भी ध्यान देना होगा। अगर देखिए अब जो भी कंपनियां बात करें, हम कोई भी कंपनी की बात करें, उनको जो भी रॉ मटेरियल चाहिए, जो भी चीज़, अगर एनवायरनमेंट पे उसका असर होगा, एनवायरनमेंट ठीक नहीं रहेगा तो इंडस्ट्री वाले कितनी भी अच्छी हो वो टॉप मोस्ट पे तभी काम कर पाएगी जब एनवायरनमेंट उसके साथ होगा। अब पोल्यूशन बढ़ता रहेगा तो गवर्नमेंट उसको बैन कर देगी। अगर कोई कंपनी बहुत पोल्यूट कर रही है, बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, पोल्यूशन बहुत हो रहा है, तो सरकार को कदम उठाना पड़ेगा, वो उसका वर्किंग कैपेसिटी आधी कर देगी। भाई आप आधा दिन चलाओ तो उसका ऑब्वियसली उसका जो मैन्युफैक्चरिंग रेट था वो तो आधा हो गया। या फिर अगर वो खुद ही कम करें, एनवायरनमेंट को बचाएं और खुद ही हर दिशा में काम करें ताकि वो प्लेनेट को बचा सके, एनवायरनमेंट को नुकसान ना पहुंचाएं, तो उनका जो मैन्युफैक्चरिंग में उनका जो टॉप मोस्ट लेवल है वो बना रहेगा। तो मतलब एनवायरनमेंट और इंडस्ट्री को दोनों साथ में मिलकर काम करना है, न कि अलग अलग वे में काम करना है। तो ये बहुत ही अच्छा व्यू इन्होंने दिया है मिस्टर एडगर ने। आगे है, ऑफ ऑल द स्टेटमेंट्स मेड बाय मार्गरेट थैचर ड्यूरिंग द ईयर्स ऑफ हर प्राइम मिनिस्टरशिप, none has passed so decisively into the current coin of English usage as her felicitous words. No generation has a free fold on this earth. All we have is a life tenancy with a full repairing lease. In the words of Mr. Lester Brown, we have not inherited this earth from our forefathers, we have borrowed it from our children. तो यहाँ पर बताया गया है मार्गरेट थैचर के द्वारा। मार्गरेट थैचर जो है वो यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके की प्राइम मिनिस्टर थी मार्गरेट थैचर। उन्होंने अपने जब वो प्राइम मिनिस्टर थी उस काल के अंदर उन्होंने बताया है, वो कह रही हैं कि नो जनरेशन हैज़ अ फ्री होल्ड ऑन दिस अर्थ, कि इस पृथ्वी के ऊपर किसी एक जनरेशन का, यानी कि भले वो अपनी जनरेशन की बात करें या उनसे पिछली जनरेशन की या फिर हमारी कमिंग जनरेशन की बात करें, तो किसी भी जनरेशन का इस पृथ्वी के ऊपर फ्री होल्ड यानी कि पूरा अधिकार नहीं है। क्या भाई आपकी है? नहीं। क्या ये मेरी है? नहीं। क्या हमारी पिछली जनरेशन की थी? नहीं। क्या हमारी कमिंग जनरेशन की है? नहीं। ये किसी की नहीं है, बिकॉज जो ये पृथ्वी है इट इज़ फॉर एवर, ये हमेशा के लिए रहने वाली है। लेकिन हम मनुष्य जो है, जीव जंतु जो है, पशु पक्षी जो हैं, ये सब समाप्त होने वाले हैं, ये एक पर्टिकुलर टाइम के बाद दे गोना डाई। तो ऐसे में कोई भी पृथ्वी का एक प्रॉपर उत्तराधिकारी नहीं है। वी ऑल आर, जैसे कह सकते हैं हम लोग यहाँ पर हम टेनेंट्स हैं, यानी कि हम यहाँ पर सिर्फ किराएदार हैं कि कुछ समय के लिए हम रहने आ गए, कुछ समय हमारे पूर्वज आए थे रहने के लिए, फिर वो चले गए, फिर हम आ गए, अब हमारे आगे कमिंग जनरेशन यहाँ पे आएंगी। लेकिन वी आर जस्ट ओनली जैसे रेंट पे रह रहे हैं वो हाल है हमारे यहाँ पर। हम यहाँ पर एक मुसाफिर हैं, एक किराएदार हैं, और इसको फुल रिपेयरिंग लीज, कि हमारे पास रिपेयरिंग का पूरा लीज है, यानी कि हम इस पृथ्वी को रिपेयर करके एक अच्छे वे में, जैसे आप मकान किसी किराएदार को देते हैं, वो किराए पे मकान आपका जब वापस देता है आपको, तो एकदम अच्छे से रिपेयर करके, कुछ भी खराब होता है तो खुद कंप्लीटली वो ठीक ठाक कर लेता है, उसके ऊपर खर्चा करके जो भी है, तो जैसा आपने दिया था वैसा ही वो आपको वापस कर देता है। उसके बाद वही मकान किसी और को भाड़े पे दिया जाता है, तो वो भी उस पर रह के सब कुछ प्रॉपर्ली मेंटेन करके जाएगा। अगर हम देखें कि उस मकान को भाड़े पे दिया गया, रेंट पे दिया गया, और वो मकान जो किराएदार था उसने बिल्कुल ख़राब कर दिया, तो जो मालिक है वो उसको, मतलब मकान उसका तो बर्बाद हो गया, ख़राब हो गया। अब वो दूसरे को देने से पहले उसको दोबारा से रिपेयर करवाना पड़ेगा, और मेरे ख्याल से दोबारा वो किसी को देगा भी नहीं। तो हमारी पृथ्वी के साथ भी यही है। तो हम यहाँ पर रहने आए हैं, तो हमें पूरी जिम्मेदारी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम इसको पूरे तरीके से रिपेयर भी करवाएं, यानी कि जो भी हम इसको नुकसान पहुंचाते हैं उसकी भरपाई करना भी ये हमारी जिम्मेदारी है। तो ये जो बहुत ही अच्छी सोच बताई इन्होंने, जो प्राइम मिनिस्टर थी इनकी, मार्गरेट थैचर यूके की प्राइम मिनिस्टर थी, उनकी बात। अब मिस्टर लेस्टर ब्राउन की बात की जा रही है, उन्होंने भी कुछ कहा यहाँ पर, वी हैव नॉट इनहेरिटेड दिस अर्थ फ्रॉम आवर फोर फादर्स, वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन। वो कह रहे हैं कि पृथ्वी जो है, इस पृथ्वी को हमने अपने फोर फादर से नहीं लिया है, यानी कि जो हमारे पूर्वज, यानी कि मैं बोलूँ कि मेरे फादर, ग्रैंडफादर या ग्रैंडफादर जो है उनसे मैंने लिया है, ऐसा नहीं है। उन्होंने मुझे दिया है। इनहेरिट करना मतलब हम जो चीज़ें जनरेशन टू जनरेशन पास होती हैं उनको कहा जाता है इनहेरिट करना।
तो ये जो जैसे कि अब आपके जो फादर की जो प्रॉपर्टी है वो सारी किसकी है, वो आप ही की है, और आपकी जो प्रॉपर्टी है वो सारी आपकी कमिंग जनरेशन की है। तो ये इसी को इनहेरिट करना बोलते हैं। तो ऊपर से हमें जो ये चीज़ें मिली हैं ये हमारे फोर फादर से नहीं मिली हैं, लेकिन हमने ये चीज़ें हमारे बच्चों से बोरो की हैं। बोरो करने का मतलब होता है उधार लेना, ठीक है। इनहेरिट करने का मतलब होता है हक, यानी कि उत्तराधिकारी बनना। तो हम इस पृथ्वी के उत्तराधिकारी नहीं है, ये पृथ्वी हमने, ये प्लेनेट हमने हमारे बच्चों से बोरो किया है, हमारे कमिंग जनरेशन से बोरो किया है। हमारी जिम्मेदारी, जब हम किसी की चीज़ बोरो करते हैं, उधार लेते हैं, तो हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम वो चीज़ उसको लौटाएं, और अच्छे तरीके से जैसे हमने ली थी वैसे ही लौटाएं। तो ये जो पृथ्वी है ये हमारे बाप दादाओं की दी हुई हमारे लिए जागीर नहीं है, ये हमारे बच्चों से हमने उधार पे ली है। तो जैसे हमने ली है वैसे ही हमें उनको देनी है, और मे बी उससे भी अच्छी कंडीशन में देनी है। यही हमारा मोटिव होना चाहिए। तो ये चैप्टर हमारा यहाँ पर समाप्त होता है, द एलियन प्लैनेट। तो इसमें हमने मेन जो फोकस दिया गया है इसमें, वो दिया गया है सिर्फ और सिर्फ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन पे, एनवायरमेंट प्रिजर्वेशन पे। तो जैसे कि आप लोग ग्रोन अप्स हैं, नाउ ईयर इन 11th स्टैंडर्ड्स, तो मेरे ख्याल से अगर हम छोटी छोटी चीज़ों पर अगर ध्यान देंगे तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है इन चीज़ों से। तो मैं कहूँगा जैसे हम सोचने जाएं कि हम लोग 136 करोड़ लोग हैं। आप सोचिए कि इस देश का अगर हर एक व्यक्ति एक एक पेड़ भी लगाए तो यहाँ पर कितनी, मतलब जो कैलकुलेशन है कहाँ पहुँच सकती हैं, आप सोच सकते हैं। और ऐसा हम कहें कि हमारे घर के बाहर पेड़ लगाने की जगह नहीं है, वो नहीं होता। मोस्ट ऑफ द प्लेसेस आर एम्प्टी, आप कहीं भी लगा सकते हो पेड़। चलो बिल्कुल अगर कंडीशन ऐसी है, बाकी आजकल तो आप देखिए ना हरी भरी जगह हैं, ज़्यादातर जो सोसाइटीज़ नहीं बनती है दे आर पैक्ड, एंड उसके अंदर प्लांटेशन कितनी अच्छी की गई है, चारों तरफ पेड़ पौधे लगाए जाते हैं। तो ये हमारी खुद की जिम्मेदारी है कि हम एनवायरनमेंट को बचाएं। तो उसको बचाने के लिए सबसे पहले देखिए गवर्नमेंट जो है वो अपनी जगह पर काम करेगी, हम जो हैं वो हमें अपनी जगह पर काम करना है। लेकिन तो इम्पॉर्टेंट थिंग है कि भी